Hello friend, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about language acquisition and learning यानी भाषा अर्जन और अधिगम। तो सबसे पहले आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करने से पहले मैं बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सी टेट हो या अदर स्टेट का टेट हो, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये, क्योंकि यहाँ से आज मैं जो चीज़ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स आपके आने ही आने, फंसते ही हैं हर पेपर में, चाहे कोई भी हो। तो चलिए देख लेते हैं। और ये ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो सिर्फ आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही आपका ये कॉमन सब्जेक्ट है। आप हिंदी पढ़ लेंगे तो आप वो इंग्लिश में आपके काम आएगा और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी में, चीज़ें सेम ही रहेंगी। यदि आपने समझ के पढ़ा है तो वो दोनों चीज़ों में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिए इसको और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषा क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट एंड फीलिंग्स। मतलब भाषा एक साधन है किसका? कम्युनिकेशन का, अपने आइडिया, अपने विचार और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। ठीक है, या सिर्फ इतना नहीं कह सकते बल्कि लैंग्वेज और भी बहुत कुछ है। और दूसरा है देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। तो यहाँ 1600 लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई एक्यूरेट नहीं है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके समथिंग आप इसको मोर देन भी बोल सकते हैं, 1600 प्लस भी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी, कम तो नहीं है। ये सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि डायलेक्ट्स यानी जो बोलियां हैं उनको भी मिला के, तो जो भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देख लेते हैं हम कि लैंग्वेज फैमिलीज़, एक्चुअली लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं कुछ। अब जैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जो हिंदी है वो किस फैमिली की है, या गुजराती या इंग्लिश किस फैमिली में आती है। तो ये आपकी आएगी इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उसके अंतर्गत आपकी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और ये भाषाएं आती हैं। फिर दूसरा है द्रविड़ियन। जब भी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं कि तमिल या तेलुगु किस फैमिली की भाषा है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे ये द्रविड़ियन फैमिली की है। या फिर ये भाषा देके पूछ देंगे कि द्रविड़ियन, ये ऑप्शन दे देंगे किसी भी तरह से, चारों ऑप्शन दे देंगे और बोल देंगे कि तेलुगु किस फैमिली से है, तो आपको सीधा सीधा द्रविड़ियन फैमिली से, आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों भाषाएं द्रविड़ियन फैमिली के अंतर्गत आती हैं, जो भी साउथ में बोली जाती हैं। फिर है आपकी तिब्बत बर्मन। तिब्बत बर्मन लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया मतलब जो आपकी 7 सिस्टर हैं, वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं, मिजो वगैरह, वो सारी आपकी तिब्बत और बर्मन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक। इस लैंग्वेज के अंतर्गत झारखंड और सेंट्रल एशिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी आपकी इसके अंतर्गत। फिर आपके बाद अंडमानीज, अंडमान निकोबार की बोले जाने वाली भाषा, ये इस फैमिली के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है एक संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं है लेकिन है। तो दूसरा है इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, सिंबॉलिक तो है ही, आपको पता है कई सारे सिंबल्स हैं इस लैंग्वेज में। ठीक है, डायनेमिक जैसे हम कह सकते हैं कि 20 साल पहले हम किसी चीज़ों को बोलते थे, आज उन चीज़ों को ना बोल के और कुछ अलग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आज मूवी बोलते हैं, चलिए मूवी देखने चलते हैं, लेकिन करीब 15-20 साल पहले हम मूवी नहीं बल्कि या तो पिक्चर बोलते थे या फिल्म बोलते थे। ठीक है, इस तरह से कई सारे वर्ड हैं जो पहले बोलते थे, वो डिलीट हो गए या ऐसे विलुप्त हो गए क्योंकि वो चलन में नहीं रहे, कुछ नए नए वर्ड्स आते गए, इसलिए इसको डायनामिक कहेंगे। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है इट इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह थोड़ी जटिल है। और इट इज़ आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब ये अपने आप में स्वच्छंद है। जैसे आप बार बोलते हैं, बैट बोलते हैं, तो आ और ए का अंतर, लिखने में कुछ और बोलने में कुछ और, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है एक्विजिशन।
अब यहाँ हम एक्विजिशन और लर्निंग पढ़ने वाले हैं। तो एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, ठीक है। अर्जन यानी कोई चीज़ हम ऐसे ही बिना किसी मेहनत के एटमॉस्फेयर से, अपने पर्यावरण से ऐसे उठा लेते हैं, उसमें ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना पड़ता। देखिए यहाँ समझ लेते हैं। व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली, मतलब नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, देन इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। यानी बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के जो हम नेचुरली सीख लेते हैं जो चीज़, वो एक्विजिशन कहलाती है, यानी अर्जन कहलाती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। तो ये क्या है, आपकी नेटिव यानी जिसको हम मातृभाषा कहेंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज होगी ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये, या फिर सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकती है। इसको क्या है, हम एक्वायर कर सकते हैं। ये क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, इनर्ट कैपेसिटी यानी जन्मजात क्षमता है एक ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। फिर है थर्ड, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो लर्नर यानी जो सीख रहा है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में रहते हैं, तो आपकी भाषा हिंदी है, गुजराती, मराठी, पंजाबी कोई भी है, वो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ऐसे ही एक्वायर कर ली है, ठीक है। आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे होते, वहाँ की भाषा भी आप ऐसे ही एक्वायर कर लेते जैसे यहाँ की कर ली। तो ये क्या है, आप ऐसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट मिलने पर आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर है आपका थर्ड ऑप्शन, व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई द लैंग्वेज ट्रांसफ़र, फॉर एग्जाम्पल बाई द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। और फिर है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस इन फैमिलियर सिचुएशन। तो वही बात बता रहे हैं कि यदि आपको फैमिलियर सिचुएशन मिलती है, मतलब माहौल मिलता है, तो आप न सिर्फ अपनी मातृभाषा बल्कि सेकंड लैंग्वेज भी उसी तरह से एक्वायर कर सकते हैं जिस तरह से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज या मातृभाषा एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक नॉम चॉम्स्की की जो इनसे प्रश्न एक आता ही आता है ज़रूर, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, ये कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन आप सभी जानते हैं एक्चुअली एलएडी से, मतलब एलएडी एक हार्ट में भी होता है, लेकिन यहाँ हम हार्ट की बात नहीं करेंगे आज हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन लेफ़्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो लैंग्वेज एक्वायर करने की क्षमता होती है वो किस ब्रेन में होती है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, ये लेफ़्ट ब्रेन में होती है, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की का मानना था कि हमारे लेफ़्ट ब्रेन के अंदर ही एक डिवाइस पाया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्चुअली ये कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि आप ऑपरेशन करके ढूंढेंगे और मिल जाएगा, लेकिन होता है बस, ठीक है। वायरिंग होती है कुछ इस तरह, समझ लीजिए एक डिवाइस होता है। इससे क्या है, आप लैंग्वेज को ना एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। तो इनका मानना था कि ये जो डिवाइस है आपका, और आप दूसरी बात इनकी ये कहनी थी, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी कहा है कि बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो वो ग्रामर को अपने आप से ही बना लेते हैं, अपने दिमाग में खुद से ही उसको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीकेंस विथ एज, यानी ये जो एलईडी की बात इन्होंने की है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, ये आपका जो बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे जिसको हम, उस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वो वीक होता जाता है, ठीक है। जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी उस तरह से ये वीक होता जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में ये बात हो गई। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी देख लेते साथ साथ, प्रीवियस के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज़ अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। तो एक्चुअली जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो कहाँ अप्लाई होती है, वो होती है ह्यूमन लैंग्वेज में, ठीक है। वो ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन जब लैंग्वेज लर्न करते हैं तो वो अपने दिमाग के अंदर ग्रामर को भी जनरेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD इज़ टू, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या रोल है? लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, या फिर इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट, या जनरेट ग्रामर रूल्स। तो यहाँ वही बात आ गई कि इनका जो LAD डिवाइस है उसके अनुसार क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, कि जनरेट ग्रामर रूल्स। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो हमारे दिमाग के अंदर ना अपने आप से ही ग्रामर रूल्स जनरेट कर लेता है। जैसे आप अपनी मदर टंग की बात कर लीजिए, हिंदी ले लीजिए, या कोई भी बच्चा अपनी कोई भी मदर टंग बोलता है या कोई भी लैंग्वेज जो उसने एक्वायर की है बोलता है, तो उसको ग्रामेटिकली भी वो सही ही बोलता है यदि उसने एक्वायर कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बोले, चाहे वो लिंग हो चाहे वचन हो, वो ठीक से ही बोलता है। जैसे मम्मी पानी दे दो, या खाना दे दो, या मेरा नाम मैं ये हूँ, मैं लड़की है तो लड़की की तरह है, और लड़का है तो लड़के की तरह है। लिंग का हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ग्रामर के, ये वो पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने दिमाग में खुद से ही वो जनरेट कर लेते हैं। तो LAD जो डिवाइस होता है उसका काम होता है जनरेट ग्रामर रूल्स, अपने ग्रामर रूल्स खुद से ही जनरेट कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन थर्ड है, अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग, यानी ये क्रिटिकल पीरियड है लर्निंग लैंग्वेज का, क्या, और इसके ऑप्शन है द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईज देन एनी अदर। तो एक्चुअली इसमें और दूसरा ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है कि एक क्रिटिकल पीरियड जो है लैंग्वेज लर्निंग का वो पूछ रहे हैं, वो यही है द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। तो एक ऐसा समय है ये लैंग्वेज एक्वायर करने का जब आप बहुत ही आसानी से लैंग्वेज को सीख लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं, यानी अर्जित कर लेते हैं। तो एक्विजिशन की बात हो गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है लर्निंग। लर्निंग यानी अधिगम। तो लर्निंग, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट लगाना होता है। एक्विजिशन आपका आसानी से हो गया, लेकिन अधिगम में आपको क्या करना होता है, व्हेन अ लैंग्वेज इज़ लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज़ नॉन एज लर्निंग। तो जब एक लैंग्वेज सिस्टमेटिक वे यानी तरीके से किताबों के द्वारा, स्कूल के द्वारा पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तो वो कहलाती है लर्निंग। लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है, एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। तो लर्निंग क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब हम पूरे अवचेतन मन के साथ इसको पढ़ते हैं, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब ये मीनिंगफुल सिचुएशन में, फैमिलियर एनवायरनमेंट में सीखी जाती है। ठीक है, लेकिन एक्विजिशन के लिए हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम अनकॉन्शियसली ही सीख लेते हैं। ठीक है, फिर है एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या अंतर है एक्विजिशन में और लर्निंग में, यानी अर्जन और अधिगम। ठीक है, तो एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस व्हाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट। तो एक्विजिशन क्या है, आपका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस मतलब हम ऐसे ही अवचेतन मतलब जिस अवस्थाएं होती ना, सुसुप्ति, अर्धसुसुप्ति और जागृत पूर्ण तरह से, तो सबकॉन्शियस होता है, आपको पता नहीं चला और आप वो चीज़ सीख गए। ठीक है, और लर्निंग इज कॉन्शियस, इसमें आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं कि हम सीख रहे हैं, डेलिबरेटली मतलब इंटेंसली आप कह सकते हैं, आपको पूरी तरह से सीखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है मदर टंग इज़ मोस्टली एक्वायर्ड व्हाइल सेकेंड लैंग्वेज इज़ मोस्टली लर्न। तो क्या है, मदर टंग का क्या है, हम ज़्यादातर एक्वायर करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज हम लर्न करते हैं यानी सीखते हैं। ठीक है, ये इसका अंतर है। फिर है इसमें क्वेश्चन कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू डेथ ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो एक्चुअली ये यहाँ पे जो वर्ड है पॉवर्टी का मतलब होता है आपका किशोर अवस्था। ठीक है, तो किशोर अवस्था के बाद एक भाषा को सीखना यानी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी। आपने प्रीवियस ईयर हल किए हैं तो आपको शायद ये क्वेश्चन मिले होंगे देखने के लिए, लेकिन नहीं किए हैं तो आप जब करेंगे तब आपको मिलेंगे। डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। तो
ये जैसे एलईडी का क्या था, वे उन्होंने बताया ना, एज के साथ वीक होती जाती है। तो आप 2 से 6, 7, 8 वर्ष तक, बल्कि 13 साल तक भी अब सीखते हैं ना, तो सीख सकते हैं जल्दी। लेकिन उसके बाद आप यदि कोई लैंग्वेज सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज, तो आपको ना सीखने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई भी चीज़ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो वो भाषा हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और बड़े होके कहते हैं ना कि कच्चा घड़ा या पक्का घड़ा कह सकते हैं, पक गया घड़ा, अब उतनी आसानी से नहीं सीखेंगे। कच्चा था तब हम उसके अंदर कुछ भी भर सकते थे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस होता है, ये घड़े वाली बात छोड़ दीजिए। फिर है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। तो होम लैंग्वेज क्या है? होम लैंग्वेज आपकी प्रमोटेड है, एक्वायर्ड है, लर्नड है या टॉट है? तो होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। तो भाई जो घर की भाषा है वो हम एक्वायर ही करेंगे ना, और वो भी नेचुरल वे में। फिर आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें क्या है, देयर आर 2 चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आपको जो इंग्लिश सिखाने का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है? वो 2 हैं। पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी क्या है, बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाना भाषा में, कि वो उस भाषा को प्रयोग करना सीख पाए। दूसरा है लिटररी डेवलपमेंट, यानी नॉलेज तो आए ही, साथ ही साथ उसका प्रयोग कैसे करना है और किस तरह से उसमें प्रोफिशिएंट होना है, ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपका इसमें और क्या है, प्रॉब्लम इन टीचिंग इंग्लिश। अब मान लीजिए हमारे देश इंडिया में इंग्लिश की टीचिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती हैं, उसका जो कारण है वो आज यहाँ मैं कोशिश करूँगी बताने की। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट अ सेकेंड लैंग्वेज। पहली बात तो ये कि भारत में आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, ठीक है। दूसरा, टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साउंड, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर। तो क्या है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, तो यहाँ 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो बच्चे को ना घर के बाहर नहीं, स्कूल के बाहर, स्कूल में तो फिर भी बोलने का मौका मिलता है, लेकिन स्कूल के बाहर जैसे ही वो ऐसे एटमॉस्फेयर में जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ के लोग मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा अब आप इंग्लिश में बात करेंगे, अब आप अंग्रेज बनेंगे, इस तरह की बातें, मतलब टांग खींचना कह सकते हैं। तो उसको माहौल नहीं मिल पाता है घर के स्कूल के बाहर, घर में अपनी फ्रेंड सर्कल में माहौल नहीं मिल पाता है, तब प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है टीचर, लेक ऑफ प्रोफिशिएंट, मतलब टीचर के अंदर ही कमी है, किसकी, प्रोफिशिएंट, वो प्रोफिशिएंट नहीं है। सारे टीचर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टीचर हैं, जैसे मान लें उन्होंने खुद ही लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ा है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही है, तो वो प्रोफिशिएंट कैसे हो सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिए, इंग्लिश को इंग्लिश या होम को होम, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। डेटा को डाटा, मतलब सिर्फ बोलने से ही नहीं कह सकते, बल्कि साउंड, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें क्या है, जैसे टीचर बोलेगा वैसे ही बच्चा सीखेगा, और वो ही आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा चलता ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा जॉब मिलने के बाद लोग ना आलसी हो जाते हैं कि चलो कुछ नहीं, अब तो जॉब मिल गया, क्या करना है। लेकिन आपको कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और खुद के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे आप, तभी आप उस चीज़ में अच्छे होंगे। और मुझे लगता है अभी जो नई शिक्षण पद्धति आई है उससे शायद कुछ सुधार हो, और सुधार हो रहा है, वैसे काफ़ी सुधार हो रहा है। पहले जैसी शिक्षा अब नहीं रही है, पहले जैसा होता था अब उतना नहीं रहा है, सुधार हुआ है, और आई थिंक और भी होगा सुधार, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। तो इसके कुछ और पॉइंट हैं कि क्वालिफाइड और एफिशिएंट टीचर की कमी है, ठीक है। सेकंड है डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की वही पुराने मेथड चले आ रहे हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बच्चे को कोई सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं, ये नहीं कि उसको माहौल प्रोवाइड कराएं और
उसको मौका दें, तो ऐसा नहीं है। तो वो भी आपका, ये भी एक तरह से गलत चीज़ है। फिर दूसरा है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। तो इंग्लिश सिलेबस में भी वेरिएशन है, हर जगह अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट में एक ही तरह की बुक्स हों, है कि नहीं। कोर्स अलग अलग हैं, सिलेबस अलग है, ठीक है। कहीं CBSE, कहीं कुछ अलग था, MPAP, सब अलग अलग अपना चला रहे हैं। फिर है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल की भी कमी है कि बच्चों को टीचिंग मटेरियल कम मिलता है, तो वो उतना अच्छे से उनका नहीं हो पाता है। फिर है ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी क्लास काफ़ी मात्रा में भरे हुए हैं। जैसे जो रेशियो है एक टीचर पे 35 या मैक्सिमम 40 स्टूडेंट का, लेकिन कई जगह देखिए जैसे दिल्ली जैसी बड़ी सिटी है, वहाँ पे 80-90 तक स्टूडेंट हो जाते हैं एक ही क्लास में। तो उससे क्या होता है, आप खुद ही सोचिए, 45 मिनट का पीरियड होता है, ठीक है, और उसमें 80-90 स्टूडेंट हो गए, तो आप एक बच्चे पे 30 सेकंड में आप क्या करोगे, उसका कुछ भी उस पर ध्यान दे पाओगे, इंडिविजुअली नहीं दे पाओगे। तो इसका एक कारण ये भी है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो कुछ प्रिंसिपल यानी कुछ सिद्धांत हैं इसके। पहली बात तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो ये पहली शर्त कहेंगे जिसको, प्री रिक्विजिट यानी पहली शर्त है क्या, मोटिवेशन। मोटिवेशन का सिद्धांत, यदि कोई मोटिवेटेड है तो वो चीज़ सीख सकता है। इसमें है इट इज़ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये है जो आपका मोटिवेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भाषा के डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर है क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो अभी हमने पढ़ा समझा, तो आप सभी आंसर कर पाएंगे आसानी से कि मोटिवेशन पहली जो प्राथमिकता है, पहली ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट है, वो है आपका मोटिवेशन। कोई मोटिवेट है तो वो कोई भी चीज़ कर सकता है, आसानी से सीख सकता है दूसरी लैंग्वेज। और यदि कोई मोटिवेटेड ही नहीं है तो आप उसको कितना भी ज़बरदस्ती कर लो, सिखा लो, बता लो, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मोटिवेटेड है तो कहीं से भी कैसे भी करके वो अपना वो साधन ढूंढ के कर ही लेगा, उसको साधन ना मिले तब भी वो सीख लेगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत डालना, ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन यानी अनुकरण करना। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना, कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना कोई भी लैंग्वेज आपने मदर टंग कैसे सीखी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोले, है ना, सुनी आपने फिर उसको बोली। यहाँ इमिटेशन में आप सुन सकते हैं, ओरल अप्रोच में बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के किसी भी तरह से, ठीक है। हैबिट एक आदत बना के डेली। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। और सेवन्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। कुछ लोग तो कहते हैं मदर टंग का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मदर टंग का यूज़ करना चाहिए। तो ये अपना कंफर्ट के उस पर है, कैसे कोई बच्चा सीखता है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स थे। फिर है आपका कोठारी कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उनकी एक्चुअली 3, एक तो ये इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तो इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी, इंग्लिश एंड एक कोई वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो। इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश। तो जैसे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गई। और जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे साउथ स्टेट्स हो गए, तमिल तेलुगु वगैरह होती है, तो वहाँ की वो रीजनल लैंग्वेज हो गई। और फिर है इट इज़ प्राइमरी एम टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मनी। तो ये जो कोठारी कमीशन है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं ताकि देश में हार्मनी यानी एकता बनी रहे, ठीक है। फिर है आपका मैगजिम्स। मैगजिम का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। मैगजिम कहते हैं सूत्र को। ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो यहाँ कुछ लैंग्वेज टीचिंग के सूत्र हैं। पहली बात तो नॉन टू अननोन, यानी जो मतलब जानने से ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात कह सकते हैं, इसको कहते ही हैं,
ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। फिर है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जो वस्तुएं आप छू सकते हैं, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट जिनको नहीं छू सकते, या कह सकते हैं मूर्त, इन्हें मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है। फोर्थ है इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी आगमन से निगमन। फोर्थ है होल टू पार्ट, यानी पूरे से छोटा। जैसे आपने बच्चे को पहले पूरी पोएम पढ़ा दी, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बता दिए, ठीक है, वो हो गया आपका होल से पार्ट। तो ये कुछ लैंग्वेज के सूत्र हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, और यदि आपको इस टॉपिक में कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ किसी के लिए, किसी के तो काम आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे ही फालतू तो नहीं करते कोई कुछ भी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।